Hello everyone, I'm back with the new video and again the content is rocking. So again I'm going to explain you within a very short span of time what are the points to be considered while writing your exams. Today we are going to discuss what are the points any student should consider for scoring good marks. So, first of all, whenever you are attending any important exam like 12th standard, any state board, CBSE or ISC, or any university exam, or any important exam, what are the points any student should be considering? Number one, first of all, you should be well equipped with all your pen, pencil, stationery, whatever is your things. Because if you are not well equipped, this way if you अगर आप सोचोगे तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, लेकिन छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको ज़िंदगी में बड़ा ब्लंडर करवाते हैं. इसके लिए सबसे पहला आपके पास 2 या 3 टाइप का शार्पन किया हुआ अच्छा शेडेड पेंसिल्स. दूसरा कम से कम 2 टाइप का आपके पास हो सके उतना ब्लू बॉल पेन हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. छोटा स्केल, बड़ा स्केल. एंड दिस वीडियो इज फॉर कॉमर्स सेक्शन मेजरली, सो आई एम स्पेसिफाइंग द थिंग्स. सेकेंड, आप जब जिस मेंटालिटी से आप जा रहे हो, जो माइंडसेट है आपका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो माइंडसेट तब बनेगा जब आप घर से जल्दी निकलोगे और सेंटर पे जल्दी पहुंचोगे. ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी टाइम है एग्ज़ाम का, उससे एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 20 to 25 मिनट्स आप पहले पहुंचने चाहिए, सो दैट वहाँ पे जाके काम हो जाओ एकदम आराम से. नॉर्मल चीज़ वो सराउंडिंग से आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओ. मतलब इतने कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं. आपका कॉलेज हो उसमें एग्जाम लिखो, आपके क्लासेस में लिखो या कोई सेंटर में लिखो, अल्टीमेटली लिखना वही पेपर है आपको, तो इतना टेंशन लेने का बात नहीं है. लेकिन टेंशन तब हो जाता है जब हम टाइम पे नहीं पहुंचते, बस मिस आउट हो जाता है, रिक्शा में नहीं मिल रहा पीक आवर्स में, और हमको बहुत ज़्यादा उसके लिए हसल एंड बसल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है. तीसरा, हॉल टिकट. आपका जो भी हॉल टिकट हो, चाहे 12th का हो चाहे TY का हो, अगर आप हॉल टिकट जिस दिन भी मिलता है, आप पहले उनको कम से कम 3 से 4 जेरोक्स अपने पेरेंट्स को, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, रिलायबल कोई भी पर्सन होगा, उसको भी एक कॉपी दे के रखो. अगर आपका कॉपी मिस आउट हो जाता तो जेरोक्स कॉपी तो आपके पास पहुंच सकता है विद इन शॉर्ट फ्राई, और उनको बता के रखो ये सब बात. नेक्स्ट, जब आप पेपर लिखना शुरू करोगे, सबसे पहले जो भी आपका हॉल टिकट नंबर है, बार कोड है, जो भी ज़रूरी चीज़ है वो सब पहले लिखो, क्योंकि इसके बिना आपका आंसर लिख के कोई मतलब ही नहीं है. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हॉल टिकट नंबर है या पेपर नंबर है, लैंग्वेज है, जो भी उन्होंने बोला है वो ठीक से इंस्ट्रक्शन सुनना हो. बाकी पूरा काम छोड़ दो, जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है वो आपको ठीक से सुन के इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम. वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वरना आप कितना लिख रहे हो उसका कोई मैटर नहीं करेगा. नेक्स्ट, आप पहले से इस चीज़ का प्रिपरेशन करके जाओ. आप मॉडल पेपर सोल्विंग करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कौन सा चैप्टर से क्या आ रहा है क्या नहीं. तो आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो, मेंटली टफ हो कि कोई भी टाइप का पेपर आएगा, आई एम रेडी टू डील विद सच सिचुएशन. अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि जो भी आंसर्स लिख रहे हो उसको बुलेट पॉइंट से लिखो, हेड पॉइंट लिखो. एक छोटा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, एक 1 और 1.5 लाइन का कंक्लूजन दे दो हर एक आंसर को, so that examiner feels that you know the complete answer. Whether they are going to give the marks or not, allot the marks or not, that is a different thing. But most important thing is you are conveying a message that I know everything, I have presented in a very well manner, now you give the marks. दूसरा,
आपको ज़्यादा अननेसेसरी लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैंक स्पेस छोड़ के लाइन मार रहे हो, राइट हैंड साइड पे आप स्पेसिंग छोड़ रहे हो, नीचे से लाइन मार रहे हो, ये सब एक पुराना पैटर्न है, इससे नेगेटिव इंप्रेशन आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्वालिटी देना चाहिए आंसर को। अगर आप अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हो तो अकाउंट्स में आपको पहले से तय करके जाना चाहिए, मैं कौन सा क्वेश्चन पहले लिखूंगा, कौन सा बाद में लिखूंगा, कौन सा बाद में लिखूंगा, कौन सा लास्ट में लिखूंगा, और उसी ऑर्डर में आपको लिखना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, स्पेशली इन केस ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हो सके उतना बैलेंस पेपर लिखना चाहिए। समझते हो बैलेंस पेपर? बैलेंस पेपर का मतलब यहाँ पे ये है कि आप 2 मार्क के लिए एक रिजनेबल, फॉर एग्जांपल 2 मार्क के लिए आप 4 पॉइंट लिख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली 4 मार्क के लिए आपको 8 पॉइंट लिखना चाहिए। मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ ये इतना ही लिखना है। ये आपका कंटेंट और आपका सब्जेक्ट और आपका जो बोर्ड, कौन से बोर्ड से हो, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। आप कौन से लेवल पे ये एग्ज़ाम लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप 2 मार्क के लिए सपोजिंगली 2 पॉइंट लिख रहे हो या 4 पॉइंट लिख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली 4 मार्क के लिए आपको 8 पॉइंट लिखना चाहिए और 6 मार्क वाले के लिए 12 पॉइंट लिखना चाहिए। चाहे वो आंसर 2 मार्क का हो, 4 मार्क का हो, 6 मार्क का हो या 8 मार्क का हो, तो अकॉर्डिंगली आपको, इसको बैलेंस पेपर बोलते हैं। अब डिस्टिंग्विश, एक में आप फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, 5 मार्क का डिस्टिंग्विश है, ठीक है, आप उसके लिए 5 पॉइंट लिख रहे हो। 5 पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है, आप अगला आंसर उतना अच्छा सिलेक्ट नहीं किया आपने, आप 3 ही पॉइंट लिख पा रहे हो, तो ये हो गया इनबैलेंस। अब एग्जामिनर के दिमाग में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि अब इसको वहाँ पे तो ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे कम पॉइंट है, कम मार्क्स दूंगा। तो ये एग्जामिनर के मन में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है। आपको फ्लो चार्ट्स का हमेशा यूज़ करना है। इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद आपको जब गिव रीजन लिख रहे हो या ट्रू और फॉल्स लिख रहे हो, एग्री डिसएग्री लिख रहे हो, तो आपको फंडामेंटल रीजन देना चाहिए और हेडलाइंस के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। और डायरेक्ट रीजन लिखना, इनडायरेक्ट रीजन्स नहीं लिखने आपको। डायरेक्ट रीजन्स का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो उसको, आंसर को ट्रू और फॉल्स बोलने के लिए या राइट और रॉन्ग बोलने के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट बोलने के लिए। तो एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए कि आपका रीजन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। इट शुड बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको पहले से आप टाइम मैनेजमेंट करके रखो। तो कौन से क्वेश्चन को आप कितना टाइम दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, वेल प्लान पेपर लिख पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिस्ट्रक्शन से बचना है। आगे वाला क्या बोल रहा है, पीछे वाला बोल रहा है, कोई सप्लीमेंट ले रहा है, कोई पानी मांग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ, बड़े आंसर्स। बड़े आंसर्स को आपको बहुत ही केयरफुल होकर प्रेजेंट करना है, क्योंकि दे विल फेच यू मेजॉरिटी ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। तो उसका सिलेक्शन ऑफ आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे टाइम पे आप, अगर आपका, और ऐसे टाइम पे आपका हैंडराइटिंग भी थोड़ा मैटर करेगा। तो अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप स्पेसिंग करके लिखो, एक्सप्लेनेशन को 2 या 2.5 लाइन मैक्सिमम दो, उससे ज़्यादा मत दो। और पेपर को हो सके उतना नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल मैनर में लगाओ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अच्छा प्रेजेंटेशन दो। अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो, आपके पास हैंडराइटिंग खराब है, कोई भी और फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा प्रेजेंट करो कि अच्छा लगे सामने वाले को। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लिख रहे हो।
और डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अकाउंट्स में तो आपको सीक्वेंस पहले से तय करनी चाहिए, विच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट एंड विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन द लास्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आज एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। और आप लोग को अगर इससे बेनिफिट हो जाए तो ये बहुत बढ़िया बात होगा ही, 150% होगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए आपको। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, स्कोर करना है, तो ये एक अच्छा कंटेंट वाला वीडियो है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।